अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में भी कहा था कि ये यूनिट जो है एग्ज़ामिनेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अहमियत के हामिल है। इसकी वजह भी मैंने आपको ये बताई थी कि इस यूनिट में हमारे साथ बेसिक फार्मूलाज इंक्लूडेड है। ये फार्मूलाज जो है आपके आने वाले जितने भी यूनिट हैं उसमें भी इस्तेमाल होंगे और इसके साथ साथ आगे सेमेस्टर में जब आप रिसर्च करेंगे या कोई भी MSN में जब आप स्टडी करेंगे तो MSN में आपका जो एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इस हवाले से ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने आप दोस्तों से कहा था कि इस यूनिट को जो है आप कंसंट्रेशन के साथ सुने, जो मैं आपको कहता हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ उसको आप अपने साथ नोट किया करें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रिस्क। रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें और सिंपल अल्फाज में इसकी हम डिफिनीशन करें तो रिस्क से मुराद अंदेशे को कहते हैं, चांस को कहते हैं। किसी इवेंट के होने का अगर अंदेशा हो, किसी इवेंट के होने का अगर चांस हो तो उसको हम रिस्क कहते हैं। द लाइकलीहुड दैट एन इंडिविजुअल विल कंट्रैक्ट अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड रिस्क। मतलब इसका यह है कि किसी बंदे के अगर डिजीज़ के साथ कंट्रैक्ट होने का चांस हो, उसके साथ कांटेक्ट होने का चांस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। अप्रोचेस टू द मेजरमेंट ऑफ एक्सेस रिस्क। डियर स्टूडेंट्स, अब तो रिस्क हमारे साथ बहुत सारे अक़साम में मौजूद है, लेकिन इस रिस्क को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसकी हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हमें मंदरजा झेल फार्मूला जो है वो दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेशो ऑफ रिस्क को देखें तो रेशो ऑफ रिस्क ये हमारे साथ एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम उन लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है या डिज़ीज़ के काज होने के जो चांसेस है उसको हम मालूम कर सकते हैं जो कि किसी ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए हो, और इसके साथ साथ उन लोगों में भी डिज़ीज़ के होने के चांसेस को हम मालूम कर सकते हैं जिनका किसी ख़ास इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर ना हुई हो। तो इसको कहते हैं रेशो ऑफ रिस्क। यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है कि रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज। मतलब यह है इसका कि वो लोग जो कि किसी ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए हो, किसी ख़ास सिचुएशन को एक्सपोज हुए हो, और एक्सपोज होने के बाद उन लोगों में उस सिचुएशन से रिलेटेड डिज़ीज़ के काज होने के कितने फ़ीसद चांसेस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्क इन एक्सपोज, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी ख़ास एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं हुए हो तो उन लोगों में उससे रिलेटेड कितने फ़ीसद डिज़ीज़ के काज होने के चांसेस है, तो इसको हम कहते हैं रिस्क इन नॉन एक्सपोज। तो इसलिए हमारे साथ जो रिस्क का फार्मूला है, रेशो ऑफ रिस्क का फार्मूला है, तो वो हमारे साथ रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट रिस्क है, ठीक है, हमारे साथ डिफरेंट ग्रुप के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या जो रिस्क होते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम डिफरेंस को मालूम करना चाहते हैं कि एक्सपोज लोगों में कितने डिफरेंस होगी और नॉन एक्सपोज लोगों में कितने डिफरेंस होगी, तो इसके लिए भी हमारे साथ एक फार्मूला जो है वो मेंशन किया गया है। अब रिस्क में डिफरेंस को मालूम करने के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है उसमें एक हमारे साथ रिस्क इन एक्सपोज माइनस रिस्क इन नॉन एक्सपोज। जो लोग एक्सपोज हुए होते हैं इन्वायरमेंट को तो उनमें कितने फ़ीसद चांसेस है डिज़ीज़ के डेवलप्ड होने के, उसको हम माइनस करेंगे रिस्क इन नॉन एक्सपोज से। वो लोग जो कि इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं हुए हो तो उनमें कितने फ़ीसद चांसेस है डिज़ीज़ के डेवलप्ड होने के। तो
इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे हमारे साथ डिफरेंस आएगा, रिस्क में जो डिफरेंस होगा वो हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के ज़रिए हम डिफरेंसेस को मालूम कर सकते हैं रिस्क में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे साथ रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो है, जिसके ज़रिए हम रिलेटिव रिस्क को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो फार्मूला जो है हमारे साथ वही सिंपल फार्मूला है, रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो, रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज। ठीक है, ये हमारे साथ एक सिंपल आसान फार्मूला है। इसके ज़रिए जो है हम किसी भी सैंपल में जो है, जो हमारे साथ डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उनमें हम रिस्क को मालूम कर सकते हैं कि सैंपल ए में कितने फ़ीसद चांसेस है डिजीज़ के डेवलप्ड होने के एंड सैंपल बी में कितने फ़ीसद चांसेस है डिजीज़ के डेवलप्ड होने के। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम एक्सपोज रिस्क और नॉन एक्सपोज रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो है एक कोहर्ट स्टडी दी गई है। कोहर्ट स्टडी से मुराद ये है कि हमारे साथ एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ होता है जिस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको कोहर्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो है एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमें एक सैम्पल दिया गया है जिसमें हमारे साथ जो सैम्पल की जो साइज़ है वो टोटल 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सैम्पल साइज़ है, इसमें हमारे साथ 4 मेंबर है। ठीक है, जिसमें से एक हमारे साथ ए है, दूसरा हमारे साथ बी है, तीसरा हमारे साथ सी है और चौथा हमारे साथ डी है। ठीक है, ये 4 मेंबर हमारे साथ इस सैम्पल में मौजूद है। अब इस सैम्पल को जो है मैं क्या करता हूँ, 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। एक हमारे साथ 1 ग्रुप होगा जो कि ए प्लस बी ग्रुप पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ जो है 2 ग्रुप होगा जो कि सी प्लस डी ग्रुप पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप जो है मैंने अभी यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम्पल को समझे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 ग्रुप जो है मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस एक 1 ग्रुप को क्या करता हूँ, एक ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक पोल्यूटेड इन्वायरमेंट लिया है, एक इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट लिया है। ठीक है, अब इस इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट में मैं इस 1 ग्रुप को एक्सपोज करता हूँ जिसमें मेरे साथ 2 मेंबर है, एक ए है और दूसरा हमारे साथ बी है। एक्सपोज करने के बाद फिर मैं इसको जो है एक साइड पर जो है वो इसको मैं रख देता हूँ। इसके बाद जो हमारे साथ दूसरा ग्रुप है, ठीक है, 2 नंबर ग्रुप है जिसमें हमारे साथ 2 मेंबर सी प्लस डी है, इसको मैं इस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं करता हूं, बल्कि इसको जो है मैं सिंपली इस ए प्लस बी 1 ग्रुप के साथ दोबारा जो है मिलाकर एक सैंपल में रख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि वो ग्रुप जिसको मैंने एक इन्वायरमेंट को एक्सपोज किया था, तो इस ग्रुप में जो मेंबर थे, तो उस मेंबर में कितने मेंबर्स को जो है डिज़ीज़ उनमें डेवलप्ड हुई है, और वो ग्रुप जिसको मैंने एक्सपोज नहीं किया था, तो उस ग्रुप में कितने मेंबर्स को डिज़ीज़ डेवलप्ड हुई है। तो इसको मैं अब देखूंगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जो है हमारे साथ एक चार्ट दिया गया है जिसमें हमारे साथ डेटा जो है वो गिवन है। ठीक है, तो एक हमारे साथ एक्सपोज ग्रुप है, दूसरा हमारे साथ नॉट एक्सपोज ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ जो वर्टिकल कॉलम है, इसमें एक हमारे साथ वो ग्रुप है जिसमें डिज़ीज़ डेवलप्ड हुई है और एक हमारे साथ वो ग्रुप है जिसमें डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई। तो एक्सपोज ग्रुप में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सपोज ग्रुप जो है ये हमारे साथ 1 नंबर ग्रुप है जिसमें हमारे साथ ए प्लस बी था। तो इसमें हमारे साथ जो ए मेंबर था इसमें डिज़ीज़ डेवलप्ड हुई है, जबकि जो बी मेंबर था उसको डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई। ठीक है, टोटल जो तादाद थी हमारे साथ 1 ग्रुप में, तो वो ए प्लस बी थी। ठीक है, इसी तरह से जो नॉट एक्सपोज ग्रुप था, तो उसमें हमारे साथ सी प्लस डी मेंबर था, तो उसमें जो है सी को जो है डिज़ीज़ डेवलप्ड हो गया है, जबकि डी को जो है डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुआ। और टोटल जो हमारे साथ ग्रुप की जो साइज़ थी वो हमारे साथ सी प्लस डी थी। ठीक है, अब
यहाँ तक जो है हमारे साथ डेटा जो है वो आ गया है, ठीक है। 1 ग्रुप में हमारे साथ ए को डिजीज़ हुई है और 2 ग्रुप में जो है 2 नंबर ग्रुप जो कि C+D पर मुश्तमिल है, इसमें हमारे साथ सी को जो है इसमें डिजीज़ डेवलप्ड हुई है, जबकि डी को जो है डिजीज़ डेवलप्ड नहीं हुई। अब आ जाते हैं हम इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ की तरफ। इंसिडेंस आप सब दोस्तों को पता है कि इंसिडेंस का जो हमारे साथ फार्मूला गिवन है, जिसको हमने पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो इंसिडेंस का जो फार्मूला है वो हमारे साथ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज़ डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल N जो है ये हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ न्यू इंसिडेंस को इंडिकेट करती है, जो कि स्मॉल n है, ये हमारे साथ टोटल सैंपल साइज को इंडिकेट करती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे साथ वन ग्रुप को जो है सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है। 1 ग्रुप में हमारे साथ A+B था ना, A+B को हमने क्या करना है, इस इंसिडेंस फार्मूले में पुट करना है। अब A+B ग्रुप में हमारे साथ A को जो है ये डिजीज़ डेवलप्ड हुआ है, तो ये हमारे साथ न्यू केस है, तो A को जो है हम कैपिटल N की जगह लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो B है, इसी तरह से जो स्मॉल n है, स्मॉल n की जगह हम A+B को लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल n जो है ये हमें टोटल सैंपल साइज़ को रिप्रेजेंट करा रही है। मतलब हमारे साथ जो सैंपल है जिसमें हमारे साथ टोटल मेंबर मुश्तमिल होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करा रही है। तो 1 ग्रुप में हमारे साथ A+B है, तो यहाँ हम A के नीचे A+B लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं A डिवाइड बाय A+B, ये हमारे साथ 1 हो गया। इसी तरह से फिर हमने जो है नॉट एक्सपोज ग्रुप को ले लिया है, ठीक है। और नॉट एक्सपोज ग्रुप में हमारे साथ जो 2 मेंबर थे, जिसमें C में डिजीज़ डेवलप्ड हो गया है और D में डिजीज़ डेवलप नहीं हुआ है। सो हमारे साथ जो फार्मूला है, इसी फार्मूले के मुताबिक जो इसको मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये वाला जिसको मैं ब्लू लाइन से सर्कल कर रहा हूँ, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो हमारे साथ ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है, C डिवाइडेड बाय C+D। तो ये हमारे साथ इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ आ गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंसिडेंस फार्मूला या कॉमुलेटिव इंसिडेंस फार्मूला के मुताबिक, ठीक है। तो अब हमारे साथ यहाँ पर जो इंसिडेंस इन एक्सपोज, वो ग्रुप जिसको हमने एक्सपोज किया था, तो उसमें हमारे साथ जो इंसिडेंस डेवलप्ड हुए हैं, तो वो हमारे साथ ये है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि वो ग्रुप जिसको हमने एक्सपोज नहीं किया था स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को, सिचुएशन को, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारे साथ ये है, C डिवाइडेड बाय C+D। अब हम आगे जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स का रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो को हमने मालूम करना है। तो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो का जो फार्मूला है, आप सब दोस्तों को पता है कि रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमने क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को पुट करना है। तो ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, जिसको मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे साथ रिस्क इन एक्सपोज है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऊपर लिख देना है, फार्मूले के में जो है पुट कर लेना है ऊपर, ठीक है। इसके अलावा वो एक्सप्रेशन जिसको मैं ब्लैक लाइन से सर्कल कर रहा हूँ, तो ये हमारे साथ वो ग्रुप है जिसको हमने एक्सपोज नहीं किया था। तो इसमें हमारे साथ जो इंसिडेंस या डिजीज़ डेवलप होने के रिस्क आए हुए हैं, तो वो हमारे साथ ये है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, C डिवाइडेड बाय C+D। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को पुट करूँगा, तो हमारे साथ जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है, जिसको मैं ब्लू लाइन से सर्कल कर रहा हूँ। सो रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय A+B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय C+D। तो ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव रिस्क को मालूम कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के, चाहे उसको हमने एक्सपोज किया हो या उसको हमने एक्सपोज नहीं किया हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रिस्क की।
यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसके ज़रिए आप आसानी से इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो दो ग्रुप्स लिए गए हैं सैम्पल में, एक हमारे साथ स्मोकर्स का ग्रुप है और दूसरा हमारे साथ नॉन स्मोकर का है जो कि स्मोक नहीं करते, ठीक है। अब हमने इन दोनों ग्रुप में मालूम करने हैं कि वो लोग जो कि स्मोक करते हैं तो उनमें बीमारी के काज होने के कितने चांसेस है, और वो लोग जो कि स्मोक नहीं करते तो उनमें डिजीज़ के डेवलप्ड होने की कितने % चांसेस है, ठीक है। तो हमारे साथ जो सिगरेट स्मोकर्स की जो टोटल तादाद है, ठीक है, सैंपल में वो 3000 है, ठीक है। अब इन 3000 में हमारे साथ जो टोटल लोगों को डिजीज़ डेवलप्ड हुई है स्मोकिंग की वजह से तो उनकी तादाद 84 है, ठीक है। 3000 में 84 लोगों को जो है इनको डिजीज़ डेवलप्ड हो गई है स्मोकिंग की वजह से, जबकि 2916 को डिजीज़ डेवलप्ड नहीं हुई। इसी तरह से वो लोग जो कि स्मोक नहीं करते थे तो उनकी टोटल तादाद हमारे साथ 5000 है, लेकिन इनमें जो लोगों को डिजीज़ डेवलप्ड हुई है स्मोकिंग ना करने के बावजूद दो उनकी तादाद हमारे साथ 87 है, जबकि वो लोग जिनको डिजीज़ नहीं डेवलप नहीं हुई है उनकी तादाद हमारे साथ 4913 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी जो इंसिडेंस है, ठीक है, उसको हमने मालूम करना है, ठीक है। सो फार्मूला जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंसिडेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कैपिटल N की जगह सबसे पहले हम स्मोकर सिगरेट ग्रुप को मालूम करेंगे, इनकी जो इंसिडेंस रेट है उसको हम मालूम करेंगे। सो हमारे साथ जो नंबर ऑफ इंसिडेंस है इन स्मोकर ग्रुप में, ठीक है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 84 लिखेंगे, ठीक है। 84 हमने लिख दिया। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल सैंपल साइज पर, ठीक है। तो टोटल सैंपल साइज हमारे साथ 3000 है, तो हमने नीचे क्या कर लिया, 3000 लिख दिया, के रिप्रेजेंट 1000, ठीक है। सो 3000 को हमने लिख दिया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे साथ 28 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हमारे साथ आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ वो ग्रुप आता है जो कि स्मोक नहीं करते। तो वो लोग जो कि स्मोक नहीं करते तो उनमें जो बीमारी के चांसेस है या जो इंसिडेंस काज होते हैं डिजीज़ के, तो उसको अब हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम n की जगह 87 लिखेंगे, ठीक है। 87 लिखेंगे, 87 को हम डिवाइड करेंगे 5000 पर, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5000 पर तो इससे हमारे साथ जो आंसर आएगा वो हमारे साथ बराबर होगा 17.4 के, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ग्रुप के रिलेटिव रिस्क को मालूम करेंगे कि हमारे साथ रिलेटिव रिस्क कितना है, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क का फार्मूला आप दोस्तों ने जो है अपने साथ मेमोराइज रखना है, अपने साथ याद रखना है। रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज, ठीक है। बहुत ही आसान सिंपल फार्मूला है। तो एक्सपोज में हमारे साथ जो लोग हैं उनकी जो तादाद है वो 28 है, और जो नॉट एक्सपोज में हमारे साथ लोगों की तादाद है जिनको बीमारी डेवलप्ड हुई है उनकी हमारे साथ तादाद 17.4 है। अब 28 को जब हम 17.4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 1.61। अब इस 1.61 का क्या मतलब है, इससे अब हमने मतलब को निकालना है, ठीक है। आगे इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिंग रिलेटिव रिस्क ऑफ अ डिजीज़, हमारे साथ डिजीज़ का जो रिलेटिव रिस्क आता है इसको हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से इसको समझना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो 1 के बराबर आ जाए, ठीक है, 1 के बराबर, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा जितने लोग इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हैं, किसी इवेंट को एक्सपोज होते हैं, तो उतने लोगों में जो है वो बीमारी काज होगी, और इसी तरह से जितने लोग एक्सपोज नहीं होते तो उतने लोगों में वो बीमारी काज नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि ये एसोसिएशन, इसका जो है ताल्लुक़ नहीं है इन्वायरमेंट के साथ, ये जो है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे साथ
1 का मतलब ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया है 1.61, मतलब 1 से ज़्यादा आया है, तो इसका मतलब ये है कि रिस्क इन एक्सपोज इज़ ग्रेटर देन रिस्क इन नॉन एक्सपोज। मतलब इसका ये है कि वो लोग जो कि किसी ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हो, मतलब मिसाल के तौर पर एक इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक इन्फेक्शियस सोसाइटी है या कम्युनिटी है जिसमें जहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में बीमार पड़े हैं, तो उस इन्वायरमेंट में अगर कोई हेल्दी बंदा जाता है तो उसको जो है बीमारी के लगने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे बनिस्बत उन लोगों के जो कि उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन होगी। पॉजिटिव एसोसिएशन से मुराद ये है कि ये जो है टोटली डिपेंड करेगा उस इन्वायरमेंट पर, उस इवेंट पर जिसको ये बंदा जो है एक्सपोज हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होगा, काजल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो 1 से कम आ जाए, इसकी वैल्यू 1 से कम आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि एक्सपोज होते हैं किसी इन्वायरमेंट को, तो उनमें डिजीज़ के काज होने के चांसेस इतने नहीं होंगे बनिस्बत उन लोगों के जो कि एक्सपोज नहीं हुए हो। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव आएगी, और इसका मतलब ये होगा कि वो लोग जो कि एक्सपोज हुए थे इन्वायरमेंट को, तो वो इन्वायरमेंट जो है लोगों के लिए एज अ प्रोटेक्टिव था, ठीक है, उनके लिए जो है एज अ प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा था बनिस्बत उन लोगों के जो कि उन इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, शामिल नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें बीमारी डेवलप्ड हो गई। तो इस तरह से जो है आप रिलेटिव रिस्क का जो रिज़ल्ट है उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं बआसानी, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को याद रखना है और इसके जो मतलब है, जो मीनिंग है, इसको जो है आपने अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगर आपको ये याद होंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज़ को हल करना बहुत ज़्यादा आसान। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ओड्स रेशो की, कि ओड्स रेशो किसे कहते हैं। यहाँ पर फार्मूला हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को करेंगे ताकि इसकी समझ हमें आ जाए। Odd ratio is often known as the ratio of money that may be won वर्सेस द अमाउंट ऑफ मनी बेट, ठीक है। मतलब जो मनी हमने विन किया होता है और जो मनी हमने बिडिंग की होती है, जितनी मनी की, ठीक है, तो इनके दरमियान जो रेशो होता है उसको हम ओड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से ओड्स की डिफिनीशन करें तो हमारे साथ जो ओड रेशो है इसकी डिफिनीशन मौजूद है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर टू द probability that the event will not occur is called odd ratio। odd ratio ये हमारे साथ वो रेशो होती है जिसमें हमारे साथ किसी काम के होने की probability हो और किसी काम के ना होने की probability हो, ठीक है, चांसेस हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान जो है आज मैच जीतेगा और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, पाकिस्तान आज मैच नहीं जीतेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान मैच जीतेगा इसका और इसके साथ पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, इस रेशो को जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ओड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी काम के होने का चांस हो और किसी काम के ना होने का चांस हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओड्स रेशो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। मिसाल के तौर पर जो है 100 बच्चे होने हैं, ठीक है, 100 बच्चों की पैदाइश होने वाली है। तो मिसाल के तौर पर इसमें मैं कहता हूं कि जो 100 बच्चे हैं जो कि अभी पैदा होंगे, तो इसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक 51 जो है इसमें बॉयज़ होंगे और आप लोग कहते हैं कि 51 बॉयज़ होंगे तो 49 जो है वो गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो 51 डिवाइडेड बाय 49, तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओड्स कहते हैं, ठीक है। द ओड्स ऑफ अ डिलीवरी बीइंग अ बॉय इज़ 51/49 इज़ इक्वल टू 1.04। तो हमारे साथ बॉयज़ के होने के जो चांसेस है या उसका जो ओड रेशो है वो हमारे साथ 1.04 आ जाएगा, ठीक है। तो इस रेशो को क्या कहते हैं, इसको असल में ओड्स कहते हैं, ठीक है। इन सिंपलर टर्म एन ओड्स ऑफ एन इवेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड
इज नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नॉन इवेंट्स। मतलब जो इवेंट्स होते हैं जितनी तादाद में, उसको जब हम डिवाइड करते हैं नॉन इवेंट्स पर जो कि नहीं होते, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ओड्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे साथ ओड्स रेशो का फार्मूला मौजूद है। ओड्स रेशो को हम डिनोट करते हैं ओ आर से। ओ स्टैंड फॉर ओड्स एंड आर स्टैंड फॉर रेशो। सो ओड्स रेशो इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय बी सी। अब ये ए डी किस तरह से आया है और बी सी किस तरह से आया है, इसका जो प्रोसीजर है वो वही वाला है जिसको हमने रिलेटिव रिस्क में किया था, ठीक है। जिसकी हमने क्या किया था, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, जिसमें हमारे साथ ए डिवाइडेड बाय बी था और सी डिवाइडेड बाय डी था, ठीक है। तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे साथ ए डी डिवाइडेड बाय बी सी आ जाता है। तो ओड्स रेशो इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय बी सी। ये हमारे साथ ओड्स रेशो का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वही कोहॉर्ट स्टडी से जो है कैलकुलेटिंग रिस्क को जो हमने कैलकुलेट किया था, वही एग्जांपल जो है यहाँ पर दोबारा दिया गया है, जिसमें हमारे साथ दो ग्रुप थे। एक को हमने एक्सपोज किया था और एक को हमने एक्सपोज नहीं किया था। जिसमें जो एक्सपोज ग्रुप था उसमें हमारे साथ ए को जो है डिजीज़ डेवलप्ड हुई थी और बी को डिजीज़ डेवलप्ड नहीं हुई थी। तो अब अगर एक्सपोज ग्रुप है, इसका अगर हम ओड्स रेशो ले ले तो हम यही कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप डिजीज़ इज़। अब हमने ग्रुप ए को एक्सपोज किया है जिसमें हमारे साथ ए प्लस बी मेंबर है, तो इसके लिए हमारे साथ जो ओड्स रेशो होगी वो यही होगी कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप। अब इस ग्रुप को जब हम एक्सपोज करेंगे तो इसमें हमारे साथ कितने फ़ीसद चांसेस है, कितने फ़ीसद जो है रिस्क है कि इंडिविजुअल को क्या होगी, डिजीज़ डेवलप्ड होगी एक्सपोज होने के बाद। तो इसको हम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। और ये ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी किस तरह से आया है, इसका भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव इंसिडेंस के ज़रिए इस जो डिजिट से या जो अल्फ़ाबेट्स है इसको हम पुट करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो नॉन एक्सपोज ग्रुप है तो उसमें हमारे साथ जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, वो हमारे साथ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी होगी, ठीक है। सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी किस तरह से आया है, वही प्रोसीजर आपने अपनाना है जिसको हमने रिलेटिव रिस्क को मेजर करने के लिए किया था, ठीक है। अब हमारे साथ जो एक्सपोज ग्रुप है, एक्सपोज ग्रुप का हमने ओड्स रेशो को निकालना है। तो एक्सपोज ग्रुप में जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ 2 मेंबर्स है, एक हमारे साथ ए है, एक हमारे साथ बी है। ए को जो है डिजीज़ डेवलप्ड हुई है और बी को डिजीज़ डेवलप नहीं हुई है। अब हमने जो ओड्स की डिफिनेशन की थी वो ये की थी कि हमारे साथ किसी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और किसी काम के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसके रेशो को हम क्या कहते हैं, ओड्स कहते हैं। सो द ओड्स दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप डिजीज़ इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो एक हमारे साथ रेशो आ गया, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ए को जो है डिजीज़ डेवलप्ड होगा और दूसरा कहता है कि बी को डिजीज़ डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो एक हमारे साथ ये ओड्स रेशो आ गई। इसके अलावा जो नॉन एक्सपोज ग्रुप है, नॉन एक्सपोज ग्रुप में हमारे साथ जो ओड्स रेशो होगी वो यही होगी कि द ओड्स दैट अ नॉन एक्सपोज पर्सन डेवलप डिजीज़ इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। इसमें हम कहते हैं कि सी को जो है डिजीज़ डेवलप्ड होगी और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, डी को जो है डिजीज़ डेवलप्ड नहीं होगी। तो दूसरा जो रेशो है ओड्स का वो हमारे साथ ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओड्स रेशो, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि ओड्स रेशो का जो हमारे साथ डिफिनीशन है वो यही है कि ओड्स ऑफ डिजीज़ इन द एक्सपोज टू द ओड्स ऑफ डिजीज़ इन नॉन एक्सपोज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओड्स दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप द डिजीज़, इसको हम डिवाइड करेंगे उस ओड्स के साथ जिसमें नॉन एक्सपोज पर्सन में डिजीज़ डेवलप्ड हुआ हो उसके साथ, ठीक है। तो यही फार्मूला जो है आपने याद रखना है और इसमें जब आप पुटिंग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ओड्स दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप द डिजीज़, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ए डिवाइडेड बाय बी को और नीचे वाले की जगह हम पुटिंग करेंगे सी डिवाइडेड बाय डी को, ठीक है। तो ये हमारे साथ ओड्स रेशो आ गया है, ठीक है।
तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसकी फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे साथ a डिवाइडेड बाय b है और c डिवाइडेड बाय d है। तो इसको जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b हो गया, ठीक है, और इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय d, ठीक है, c डिवाइडेड बाय d। तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये d जो है ये a के पास जो है चला जाता है और c जो है ये b के पास आ जाता है। तो हमारे साथ जो रेशो आती है वो है a d डिवाइडेड बाय b c। तो ये हमारे साथ ओड्स रेशो का जो फार्मूला है वो आ जाता है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम ओड्स रेशो को मेजर कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। बस आपने जो है मेरी बातों पर थोड़ी सी कंसंट्रेशन देनी है, जो मैं कह रहा हूँ उसको जो है आपने समझने की कोशिश करनी है। कैलकुलेटिंग ओड्स रेशो इन अ केस कंट्रोल स्टडी। अब केस कंट्रोल स्टडी में जब हम ओड्स रेशो को कैलकुलेट करेंगे तो केस कंट्रोल में हमारे साथ क्या होते हैं, वो डिजीज़ जो कि डेवलप्ड हुए होते हैं उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। सो द ओड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज, वो ओड्स का वो रेशो जिसमें डिजीज़ डेवलप्ड हुआ हो, ठीक है, तो उसमें एक हमारे साथ a आएगा और दूसरा हमारे साथ c आएगा, ठीक है। सो a डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू द ओड्स दैट कंट्रोल वाज एक्सपोज, ठीक है। कंट्रोल से मुराद वो मेंबर जिनमें डिजीज़ डेवलप नहीं हुई हो, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ b डिवाइडेड बाय d आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है केस कंट्रोल स्टडी में जो ओड्स रेशो है इसको यूज़ करना है, ठीक है। सो ओड्स रेशो का फार्मूला हमारे साथ मौजूद है। सो ओड्स रेशो इज इक्वल टू ओड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज डिवाइडेड बाय ओड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज, कंट्रोल केस वाज एक्सपोज। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ओड्स रेशो का जो डेफिनेशन है इसको आप देखें तो यहाँ पर केस कंट्रोल में ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। वहाँ पर हमारे साथ जो कोहॉर्ट स्टडी थी, तो कोहॉर्ट स्टडी में हम ओड्स रेशो दैट आ एक्सपोज ग्रुप, ठीक है, टू द ओड्स रेशो दैट नॉन एक्सपोज ग्रुप, ठीक है, उसमें हम इस तरह से डिफिनीशन करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो ओड्स रेशो की डिफिनीशन है केस कंट्रोल स्टडी में वो ये है कि ओड्स रेशो ये हमारे साथ रेशो है ओड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज, जिसमें हमने केस को एक्सपोज किया हुआ होता है, इसके साथ साथ टू द ओड्स दैट अ कंट्रोल वाज एक्सपोज, ठीक है। तो इसकी जगह हम जब पुटिंग करेंगे तो हमारे साथ इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्सप्रेशन हमारे साथ दोबारा आएगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने केस कंट्रोल स्टडी को भी मेजर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है MCQs के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओड्स रेशो वर्सेस रिलेटिव रिस्क, कि ओड्स रेशो को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और रिलेटिव रिस्क को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ओड्स रेशो कैन बी कैलकुलेटेड इन अ कोहॉर्ट स्टडी एंड इन अ केस कंट्रोल स्टडी। ओड्स रेशो जो है इसको हम कोहॉर्ट स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो केस कंट्रोल स्टडी है इसमें भी हम ओड्स रेशो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों केसेस के लिए हम ओड्स रेशो को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोहॉर्ट स्टडी के लिए भी और केस कंट्रोल स्टडी के लिए भी। द एक्सपोजर ओड्स रेशो इज़ इक्वल टू द डिजीज़ ओड्स रेशो। इसमें हमारे साथ जो एक्सपोजर ओड्स रेशो होता है वो डिजीज़ ओड्स रेशो के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो होती है तो इसको हम सिर्फ कोहॉर्ट स्टडी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए ओड्स रेशो को हम कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि रिलेटिव रिस्क को सिर्फ हम कोहॉर्ट स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो ओड्स रेशो है इससे हमारे साथ जो आंसर आता है तो उस आंसर से हमने मतलब को निकालना है कि इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर अगर ओड्स रेशो ये हमारे साथ इसका जो
वैल्यू है वो 1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सपोजर इज़ नॉट रिलेटेड टू डिजीज़। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने जिस ग्रुप को एक्सपोज किया था वो डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है, उससे जो है बीमारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है कोई ताल्लुक़ नहीं होगा उसका किसी एक्सपोजर के साथ और इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ओड्स रेशो ये ग्रेटर हो 1 से, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सपोजर जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है डिजीज़ से। मतलब यह है कि जिस इन्वायरमेंट को हमने एक्सपोज किया हुआ है वो इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है किस पर, उस सैंपल पर जिसमें डिजीज़ डेवलप्ड हुई है एक्सपोज होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एसोसिएशन होगी। पॉजिटिव एसोसिएशन से मुराद ये है कि ये इन्वायरमेंट जिसमें हमने सैंपल को एक्सपोज किया था, तो ये इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस सैंपल पर जो है बहुत ही ज़्यादा सैंपल जो है बहुत ही ज़्यादा डिपेंड कर रहा है उस इन्वायरमेंट पर, तो इसलिए ये हमारे साथ काजल होगा। इसके अलावा अगर ओड्स रेशो ये लेस होगी 1 से, 1 की वैल्यू से लेस वैल्यू आएगी ओड्स रेशो की, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ जो एक्सपोजर है वो नेगेटिवली रिलेट करता है डिजीज़ से। ठीक है, मतलब नेगेटिव एसोसिएशन होगी इसका एनवायरनमेंट के साथ। जिस एनवायरनमेंट में हम इसको एक्सपोज करेंगे तो उस एनवायरनमेंट में इसको डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर उस एनवायरनमेंट से हम इस सैंपल को दूर ले जाएंगे, इस सैंपल्स को जो है दूर रखेंगे, तो फिर सैंपल में जो है इफ़ेक्टिवनेस आएगी, सैंपल में जो है चेंजेस आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें हम इस सैंपल को एक्सपोज करते हैं तो वो एज अ प्रोटेक्टिव जो है रोल प्ले कर रहा है इस सैंपल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ ओड्स रेशो की इंटरप्रेटिंग वैल्यूज़ थी। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हो तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए कैलकुलेशन, और इसके अलावा रिलेटिव रिस्क के जो वैल्यूज़ थे इस तरह के, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। और मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ामिनेशन में इससे 2-3 MCQs आए होंगे ऑलरेडी। ठीक है, KMU के एग्ज़ामिनेशन में। एट्रीब्यूटेबल रिस्क। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूटेबल रिस्क पर। एट्रीब्यूटेबल रिस्क किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट्स की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो एट्रीब्यूट से मुराद वो चीज़ जो कि किसी काम को होने में सहारा दे, किसी काम को करने में जो है वो आपको क्या करे, सपोर्ट करे, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। हम कहते हैं ना, काइंडली आप भी हमारे साथ थोड़ा सा एट्रीब्यूट करें, मतलब आप भी इसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा डालें। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क से मुराद वो रिस्क जो कि किसी काम के होने में क्या करती है, हमें सपोर्ट देती है, हमें सहारा देती है, ठीक है, या चांसेस को बढ़ाती है, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ठीक है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज़ अ मेजर ऑफ एक्सेस risk that is attributed to the exposure। ठीक है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये हमारे साथ वो इजाफी रिस्क होता है जो कि किसी चीज़ के एक्सपोज होने के बाद उस इवेंट को काज करने में हमें क्या करती है, हमें सपोर्ट करती है या उसको इन्हांस करती है। ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इन द एक्सपोज ग्रुप equals the difference between the incidence in the exposed group and incidence in the non-exposed group। अब attributable risk जब हम एक्सपोज ग्रुप में करते हैं, एक्सपोज ग्रुप में एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या करता है, एक्सपोज ग्रुप में जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं और जो नॉन एक्सपोज में इंसिडेंट्स होते हैं, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्या करती है, उसको बराबर करती है, उसको इक्वल करती है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको कहा। यहाँ पर अब एक ग्राफिकल एग्जांपल जो है वो दिया गया है जिसमें हमने एक ग्रुप को एक्सपोज किया हुआ है और एक ग्रुप हमारे साथ नॉन एक्सपोज ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक्सपोज ग्रुप है तो इसमें हमारे साथ जो इंसिडेंट्स आए हुए हैं एक एक्सपोजर की वजह से आए हुए हैं और जो दूसरे इंसिडेंट्स काज हुए हैं वो एक्सपोजर की वजह से नहीं आए हुए हैं। ठीक है, बल्कि एक्सपोजर के साथ रखने की वजह से उनमें भी डिजीज़ डेवलप्ड हुई है। तो जो इंसिडेंट्स एक्सपोजर की वजह से आए हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमें एट्रीब्यूटेबल रिस्क दिखाती है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क के बारे में बताती है।
इसके अलावा अगर आप नॉन एक्सपोज ग्रुप को देखें तो नॉन एक्सपोज ग्रुप की हमारे साथ जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, हाफ है, ठीक है। रिस्क इन एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। अब हम एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में अगर रिस्क को मेजर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क फार्मूला है वो दिया गया है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। जो एक्सपोज ग्रुप में इंसिडेंस हुए होते हैं उसको हम माइनस करते हैं नॉन एक्सपोज ग्रुप में जो इंसिडेंस हुए होते हैं उससे, ठीक है। तो हमारे साथ जो आंसर आएगा तो वो हमें एट्रीब्यूटेबल रिस्क को शो करेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको आसानी याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान फार्मूला है हमारे साथ एट्रीब्यूटेबल रिस्क का, ठीक है। इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अब अगर हम प्रोपोर्शन को जानना चाहते हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क का परसेंटेज में हम आंसर जानना चाहते हैं तो इसका भी हमारे साथ फार्मूला मौजूद है। सो प्रोपोर्शनल एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हम क्या करते हैं, इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, इसको हम डिवाइड करेंगे इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप के साथ और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इससे हमारे साथ जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस है वो हमारे साथ इतने परसेंट है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला को आप देख सकते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, AR स्टैंड फॉर एट्रीब्यूटेबल रिस्क, सो रिस्क फॉर एक्सपोज ग्रुप माइनस रिस्क फॉर अनएक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय रिस्क फॉर एक्सपोज ग्रुप, ठीक है। इस फार्मूले को आपने बाय राइटिंग जो है, बाय रिटन जो है, आपने इसको मेमोराइज करना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपके लिए हर किस्म के क्वेश्चन जो है वो आसान होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वही एग्जाम्पल दिया गया है जिसको हमने रिलेटिव रिस्क में डिस्कस किया था। तो इससे हमारे साथ यहाँ तक जो है इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ तक हमारे साथ जो है वो आंसर आ गया है 28 पर 1000, मतलब हर 1000 लोगों में 28 लोगों को क्या होगी, डिजीज़ डेवलप्ड होगी। और इसी तरह से जो नॉट सिगरेट स्मोकर है, ठीक है, नॉन सिगरेट स्मोकर है, तो उनमें हर 1000 लोगों में 17.4 लोगों को डिजीज़ डेवलप्ड होगी नॉन स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे साथ ये आंसर आ गया है। इसको अब हमने एट्रीब्यूटेबल रिस्क के ज़रिए मालूम करना है। सो स्मोकर्स में अगर हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क को जानना चाहते हैं तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का जो फार्मूला है वो हमारे साथ इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। सो एक्सपोज ग्रुप में हमारे साथ जो इंसिडेंस था वो हमारे साथ 28 था, मतलब 28 लोगों को डिजीज़ डेवलप्ड हुई थी, जबकि नॉन एक्सपोज में हमारे साथ 17.4 लोगों को डिजीज़ डेवलप्ड हुई थी, ठीक है। तो 28 से हम 17.4 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे साथ क्या आएगा, आंसर हमारे साथ 10.6 आएगा, ठीक है, 10.6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर साल 1000 लोगों में 10.6 लोगों को जो है रिस्क है कि उनमें डिजीज़ डेवलप्ड हो जाए। तो ये हमारे साथ एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसका प्रोपोर्शन जानना चाहते हैं तो प्रोपोर्शन के लिए हमारे साथ वही फार्मूला है, ठीक है। इसको हम यहाँ तक कर लेंगे, हमारे साथ आंसर आ जाएगा 10.6। 10.6 को हमने फिर 28 पर डिवाइड करना है। 28 ये हमारे साथ इंसिडेंस इन स्मोकर है, ठीक है। आपने इस फार्मूले को देखकर सिर्फ पुटिंग करनी है, ठीक है, आपने और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फार्मूले को आपने मेमोराइज रखना है और इस फार्मूले को लिखकर आपने सिर्फ पुटिंग करनी है, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ को आपने पुट करना है और आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 को हमने लगा दिया इंसिडेंस इन स्मोकिंग में, तो हमारे साथ आंसर आ गया 0.379। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आंसर आता है 37.9%। तो हमारे साथ जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क की प्रोपोर्शन है तो वो 37.9% है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 5, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।